दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के 11वीं भाग में स्वागत है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के 10वें भाग को अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आप सभी को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक कर लें और लिंक पर टैप करके इस कहानी के 10वें चैप्टर को पहले ज़रूर पढ़ें। चलिए अब 11वां चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। गांव घर में ऐसी बातें अक्सर होती रहती हैं। जैस्मिन के पापा ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए बड़ी ही शांति से कहा। वो अब तक शुरू से आखिरी तक की बातें बहुत गौर से सुन रहे थे। बलराज जी, भूपेंद्र जी और बंसी सब वहाँ बैठे थे। जैस्मिन के बारे में खबर मिलते ही जैस्मिन के पापा और भाई गांव के लिए निकल गए। उनका घर लगभग 2 घंटे की दूरी पर था। बहुत बड़े शहर में ना सही, पर एक कस्बा था जो ठीक ठाक बड़ा था। जैस्मिन अब तक वहीं पली बड़ी हुई थी। उसके लिए गांव का माहौल अनजान ही था। फिर शादी कुछ ही महीने ही हुए थे कि ऐसा हादसा हो जाना। अब तक तो बहुएं अपने घर में पूरी तरह सेट भी नहीं होती, घर वालों के व्यवहार को भी पूरी तरह जान नहीं पाती। इसीलिए खबर मिलती ही वो आ पहुँचे। जैस्मिन को शायद सहारे की ज़रूरत हो, उनकी ज़रूरत हो, और कुछ ना सही, पर बाप और भाई से अक्सर लड़कियों का भावनात्मक अटैचमेंट ज़्यादा होता है। वो बेहतर तरीके से अपने मन की बातें उनसे कह पाती हैं। वही स्नेह और लगाव जैस्मिन को था। जैस्मिन के भाई अब तक ध्यान से उन्हें देख रहे थे। बात तो हो रही थी, इसीलिए बीच में बोलना ज़रूरी नहीं समझा। पर बातों का तो दौर ख़त्म होते ही उसने बंसी जी से कहा, आप कब आई? ऐसा कोई समाचार तो नहीं मिला था कि आने वाले हो? पापा हर बात से अवगत थे। उन्होंने रोकना चाहा, पर अब तीर कमान से निकल चुका था। हैरान तो कुणाल के घर वाले भी रह गए थे। क्या उन्हें भी नहीं पता कि बंसी कहाँ था? वाकई जैस्मिन का भाई अब तक इन सब से अनजान था, और जैस्मिन भी। अब तक कुणाल और रेहान आ चुके थे। जैसे तैसे सही, रेहान कुणाल को मनाकर नीचे ले आया था, पर वो खुद कसमकस में गिर गया था। कुणाल से आंखें मिलाने की हिम्मत तो नहीं थी। फिर भी फ़िलहाल जो मुद्दा खड़ा हुआ था वो ज़्यादा ज़रूरी था। बेटा, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। मैं बता दूंगा वो कहाँ थे। जैस्मिन के पापा ने चुप कराना चाहा। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, भाई ने ना समझी में पूछा। सबके बदले हुए हाव भाव और उतरी हुई चेहरे उनके मन में कोई अंदेशा पैदा कर रहे थे। उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने फिर उत्सुकता बस पूछा, क्या मतलब? मैंने सुना था आप कहीं बाहर रहते हैं, इसीलिए शादी में भी नहीं आ पाए। वो नहीं आ पाए तब? मतलब मैं जेल में था, बंसी ने ताव देकर कहा। हाँ, ये क्या नया स्यापा है पापा? ये क्या कह रहे हैं? क्यों थे वहाँ? हम बाद में बात करेंगे। आपको मालूम था? हाँ, सब मालूम था। आपने बताना ज़रूरी नहीं समझा। भाई को थोड़ा गुस्सा आ गया था। पापा कब से उससे बात छुपाने लगी। हम घर जाकर बात करेंगे। फ़िलहाल जैस्मिन से मिल लेते हैं। वैसे भी काफ़ी देर हो गई। अब तक हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो चुका था और उन्हें घर के लिए निकलना भी था। पूरी बात जानकर तो जय गूंगा सा हो गया। ढलते से सूरज के साथ कुणाल जैस्मिन के रिश्ते का अंत साफ दिख रहा था। जैसा कुणाल का स्वभाव था, जैसी जैस्मिन को चाह थी, जैसा जैस्मिन का स्वभाव था और जैसी कुणाल की चाहत थी, उसका व्यवहार था, ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं मिल रहा है। सब कुछ बेमेल है, सब कुछ घाल मेल गया है। दो विपरीत ध्रुव कहाँ मिलते हैं? वो जुड़ते नहीं, जुदा ही रहते हैं। दादी ने दूर क्षितिज की ओर झाँका। सूरज अस्त हो रहा था। या कुणाल जैस्मिन का रिश्ता उन्हें यही मालूम, पर उस डूबते सूरज की तरह ही उन्हें अपना दिल डूबता हुआ सा नजर आ रहा था। और उन दोनों का रिश्ता भी। वो तकलीफ़ में थी, फिर भी अब तक मौन थी। धीरे धीरे सूरज धरती में समा गया और दादी की ठंडी सी आँख निकली। ये तो गलत है, सरासर झूठ, नाइंसाफ़ी है। रिश्ता होने से पहले बात तो पूरी खुलनी चाहिए। इस तरह धोखे में रहकर रिश्ते नहीं किए जाते। धोखे में रहकर क्या मतलब? आपके पापा को सब मालूम था। हमने किसी को धोखा नहीं दिया। ये तो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है, विश्वासघात है। हमने भरोसा किया और आपने विश्वासघात। हमने झूठ बोला हो।
या सच छुपाया हो, तब तो इल्ज़ाम हम पर लगने चाहिए, पर बेबुनियाद आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए जाते साले साहब, कुणाल ने तैस में आकर कहा, मानो रेहान की अब तक कहे शब्द गर्त में जाकर गिरे हों। रेहान तो हक्का पक्का सा रह गया। एक तो कुणाल का गर्म मिजाज, फिर हमेशा कढ़ाई में चढ़े पानी की तरह खौलता रहता है। खून बाल मार रहा था। अपने रिश्ते का तो मान रखना चाहिए। इस तरह बात करेंगे अपने साले से? जैस्मिन से तो उम्र में बड़ा है, भाई कद में बड़ा ही हुआ ना। रेहान को सब तहस नहस होता दिख रहा था। तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझे भी शौक़ नहीं है तुमसे बहस करने का। बात अब तो तलाक पर आ गई थी। कुणाल तुम शांत हो जाओ। जैस्मिन के पापा ने खींचकर भाई को साइड किया। छोड़िए पापा, पहली बात आपको छुपाना ही नहीं चाहिए था, और फिर हम घर जाकर बात करेंगे। अभी तुम चुप बैठो। नहीं, मैं जैस्मिन को घर लेकर जाऊंगा। ऐसे माहौल में रहने की आदी नहीं है वो, बिल्कुल नहीं रह पाएगी। इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड तो देखो, जेल से आए हैं और मूँछों पे ताव देकर बता रहे हैं मानो कहीं फतेह करके आए हों। अब तुम शब्दों की लिमिट क्रॉस कर रहे हो, कुणाल ने उंगली दिखाते हुए कहा। अच्छा, क्या कर लोगे? कर रहा हूँ सीमा पार। तुम लोगों का रहन सहन खराब है, परिवार का ढांचा तुम्हारा बिगड़ा हुआ है, और हम शब्दों की भी लिमिट क्रॉस ना करें। तुम यहाँ सजा काट काट कर बैठे हो, तब भी अकड़ कम नहीं होती। कहाँ जाओगे इस चौधराहट के साथ? चौधरी साहब, भाई ने लहजे में साफ साफ ताना था। तुम? कुणाल आगे बढ़ा। दोनों ने एक दूसरे की कॉलर पकड़ ली। रेहान ने आगे बढ़कर कुणाल को पकड़ा और जैस्मिन के पापा ने अपने बेटे को। वो तीनों भी उठ खड़े हुए। बीच बचाव जरूरी हो गया था। कम कोई नहीं था। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि हाथापाई पे उतर आए थे। ये तो उन्हें छुड़ाने वाले लोग ज़्यादा थे, वरना शायद वो एक दूसरे पे थप्पड़ मुक्के बरसा देते। चुप हो जाओ, क्यों बवाल कर रहे हो? बहन का घर उजाड़ना चाहते हो क्या, जो यहाँ आकर कलेश कर रहे हो? ऐसे ही लोगों के साथ बसाएंगे बहन का घर? आपकी बेटी है पापा, वो रहम कीजिए उस पर। ऐसे नहीं पाला है हमने उसको, उसने नहीं देखा ये सब, नहीं सह सकती वो। 6 महीने में ये हाल है, पूरी ज़िंदगी कैसे निकालेगी? जैस्मिन को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकर जाओ, बिल्कुल लेकर जाओ। घर बिठा लो अपनी बहन को। हमें भी ज़रूरत नहीं है। मेरा परिवार जैसा है वैसा सामने है। ना हम डरते हैं ना छिपाते हैं। वो अतीत था जो बीत गया, उसे हम ज़िंदगी भर ढोना नहीं चाहते, और किसी से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं हमें। मैं अब भी अपने शब्दों पर टिका हूँ। हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई, और हम एक दूसरे के साथ भी खुश रह लेंगे। कोई बाहर वाला आकर हमें ज्ञान दे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ले जाओ अपनी बहन को और बिठा कर रखना पूरी ज़िंदगी अपने ही घर। बिल्कुल मंजूर है अपने घर बिठाना। तुम जैसे बेगैरत के घर तो बिल्कुल नहीं भेजूँगा, जिनका कोई दीन ईमान नहीं, कत्ल करके बैठे हैं। और बता ऐसे रहें जैसे देश के लिए जान की बाजी लगाई हो। अपनी लड़ाई झगड़ी तो संभलते नहीं। अपनी लुगाई को क्या संभाल लोगी? बहुत बोल रहे हो तुम, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। और कह ही क्या सकते हो? जिनका तोड़ना था उनका तो तोड़ा नहीं गया। चुप करो तुम, बहुत कर ली बकवास। तुम जैसे भाई हो तो किसी बहन का घर नहीं बसने दोगी क्या? उम्र भर उसे अपने घर बिठा कर रखोगी? ऐसे घर नहीं चलती जो बात बात पर लड़ झगड़ कर घर बैठ जाए। कुछ भी कहिए पापा, मैं जैस्मिन को यहाँ छोड़ कर नहीं जाऊँगा। ये फैसला जैस्मिन का होगा। मैं और तुम उस पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। पापा आप बस कह दिया ना, बाकी की बातें घर जाकर होंगी। मैं जैस्मिन से मिलकर आता हूँ। तुम्हें उससे मिलने की इच्छा हो तो आ जाना, और हाथ जोड़कर विनती है मेरी, संभालो अपने इस गुस्से को। जब तक मैं जैस्मिन से बात ना कर लूँ तुम एक शब्द नहीं कहोगी, पापा ने उसे पीछे करते हुए कहा। कुणाल ने एक तीखी सी नज़र भाई पर डाली। क्यों, जोश ठंडा पड़ गया? हिम्मत है तो ले जाना अपनी बहन को, और उम्मीद मत रखना कि मैं लेने आऊँगा, चाहे ज़िंदगी भर मेरे नाम पर बैठी रहे। कुणाल सिंह चौधरी का वादा है, वो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। अगर आज उसने इस घर की दहलीज लांघ दी तो मानो मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी है। कमी नहीं है किसी को, इतना ही घमंड है ना तो रखो अपने पास। कुणाल तुम शांत हो जाओ, बात बात पर घर तोड़ने वाली बात मत करो। जैस्मिन का जो भी फैसला होगा उसका अपना होगा, तुम उस पर दबाव नहीं डाल सकते। बिल्कुल उसका अपना होगा, कोई दबाव नहीं है उस पर, लेकिन उसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ेगा। अगर आज इस घर की चौखट पार गई तो दोबारा नहीं आएगी।
ये मेरा वचन है आपसे, कम से कम मैं तो नहीं जाऊंगा उस घर में उसे लेने, और अगर आप ले भी आए तब भी मैं जैसे रखूँगा वैसा ही रखूँगा। बात बात पर घर छोड़ कर चली जाएगी क्या? समझ क्या रखा है? रिश्ता है, मजाक नहीं। ये घर उसका अपना है, किराएदार नहीं है वो यहाँ। जब मन करे तब बदल ले, जब आना है अब आना है, अब जाना है। पहले उन्हें मिलने तो दो, मिले शौक़ से मिले, पर उसे बहलाने का काम ना करें। वो पिता हैं उसके, मुझे कोई शिकायत नहीं है उनसे, पर इस भाई को समझा दें। अगर कुछ भी उल्टा सीधा मेरे और उसके रिश्ते के बारे में कहा या मेरे परिवार के बारे में कहा तो मैं सुनूंगा नहीं। इस बार मुंह तोड़ दूंगा सीधा। कुणाल चुप हो जाओ, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है। पापा और ताऊ जी उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। रेहान अब भी पकड़ कर खड़ा हुआ था। कुणाल ने उसके हाथ को झटक दिया। नहीं जाऊंगा कहीं भागकर, इस तरह थामे खड़े हो जैसे गिर रहा हूँ मैं। रेहान पीछे हटकर खड़ा हो गया। पापा। जैस्मिन दौड़कर पापा के सीने से आ लगी। सुबह से अब तक जो मजबूत बाहें वो ढूंढ रही थी ताकि किसी के सीने से लिपट कर रो ले। बाप, भाई या पति, औरतों के दुख अक्सर उनके सामने निकलते हैं। कोई उनके आंसू अपने सीने में समेट ले, उनका दुख दर्द सब अपने अंदर समाहित कर ले और उनका जी हल्का कर दे। ऐसा ही था। सुबह से उसे गोद तो कई मिली जहाँ वो रोकर अपना मन हल्का कर सकती थी, पर सीना पहली बार अपने पापा का मिला। ये मजबूत कंधे होते हैं जो किसी को सहारा देते हैं, उन्हें सांत्वना देकर शांत बना देते हैं कि वो है, सब संभाल लेंगे। जैस्मिन को अब जाकर वो अपनापन महसूस हुआ। तुम ठीक हो बेटा? जैस्मिन ने उनके सीने से लगी ही हाँ में गर्दन हिलाई। वो अब ठीक है। रो नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, सब तो ठीक है। हाँ पापा, वो रोते रोते ही बोली। सब ठीक है। तुम्हें कोई तकलीफ़ है यहाँ? जैस्मिन ना में गर्दन हिलाई। अपने ही घर में भला कैसी तकलीफ़? वो उसका अपना घर था। तुम ठीक हो ना? पापा ने जैस्मिन के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर कर पूछा। जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया। वो ज़्यादा बातचीत करने की हालत में नहीं थी। वो प्यार से उसका सिर सहला रहे थे। पापा की मजबूत बाहें अपनी बेटी को पनाह दी थी, जिसमें वो सुरक्षित महसूस कर रही थी। वो तन मन से सुरक्षित महसूस कर रही थी। यही आभास उसे कुणाल से चाहिए था। सुबह से शाम तक हो गई, लेकिन इसके लिए वो तरस गई थी। उसे तो कुणाल के साथ अकेले वक्त बिताने में डर लगने लगा था। अगर कुणाल उसे समझता तो शायद वो अब तक संभल भी जाती। ये बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कुणाल ने तो इसे ज़्यादा जटिल बना दिया। तुम जाना चाहती हो हमारे साथ? चल सकती हो, कोई बात नहीं। 2-4 दिन में कुणाल लेने आ जाएगा या मैं छोड़ जाऊंगा। तुम्हारा मन भी बदल जाएगा। माँ और भाभी से भी मिल लेना। पापा ने बात की अच्छी तरह तहदीद बांध कर कहा। उन्होंने भूमिका कुछ ऐसी बनाई कि जैस्मिन को जरा भी शक नहीं हुआ। अभी अभी बाहर क्या हंगामा खड़ा हुआ था। तुम्हारा मन क्या कहता है? जाना चाहती हो? नहीं पापा, मैं यहाँ भी ठीक हूँ। वो बस ऐसा कुछ देख कर डर गई थी। आप फिक्र मत करिए, यहाँ मुझे कोई दुख नहीं। जैस्मिन ने पापा का फिक्र कम करते हुए कहा। फिर भी अगर जगह बदलना चाहती हो तो कुछ दिन के लिए घर चलो। आऊँगी पापा। एक बार घर का माहौल ठीक नहीं है, सभी परेशान हैं, ऐसे में छोड़कर जाना ठीक नहीं। पापा मुस्कुरा दिए। वाकई उनकी बेटी बड़ी हो गई थी, सयानी थी, उनकी दी हुई सीख लेकर चल रही थी। बेटी के जवाब से पापा को तसल्ली हुई। अब इतनी फिक्र नहीं सता रही थी। बच्चे जब अपना घर संभालने के काबिल हो जाते हैं तो माँ बाप के दिल में सुकून उतर आता है। इससे बढ़कर कोई खुशी और हो ही नहीं सकती। उनके लिए किए गए निर्णय उनके घर परिवार की सुरक्षा करते हैं, और जैस्मिन ने भी सही समय पर सही निर्णय लिया था। भले ही वो सबसे ज़्यादा घबराई हुई थी, पर इस बार परिवार का एकजुट रहना जरूरी था। यही ध्यान में रखकर वहाँ रुकने का डिसीजन लिया। मुझे लगता है तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, जैस्मिन के भाई ने पीछे से आकर कहा। तो जैस्मिन पापा की ओर से हटती हुई उनसे लिपट गई। नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। आप दोनों आ गए, मुझे अच्छा लगा। और फिर ये घर भी तो मेरा है, सब लोग हैं यहाँ मेरा ध्यान रखने के लिए।
आप दोनों टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। वो नहीं चाहती थी कि उसको लेकर वो फ़िक्रमंद रहें। घर में बातें होती रहती हैं, ऐसी परेशानियाँ भी आती रहती हैं। भागना कोई सल्यूशन नहीं, फिर कुणाल के होते हुए क्या डर। लेकिन पापा ने हाथ दिखाकर रोक दिया। जैस्मिन की उनकी तरफ पीठ थी। वो अब भी भाई के गले लगी रखी थी। अभी हुई झड़प से उसका मूड भी ऑफ था, फिर भी पापा ने ऊपर नहीं था। उन्होंने डिसीजन ले लिया तो मानना था। उससे भी बातचीत घर जाकर होनी ही थी। वो बस अपनी जबड़ी भींच कर रह गया। जैस्मिन को वसवसों में डालने से कोई लाभ नहीं था। उससे विदा लेकर वो चल पड़ी। जाते जाते ताऊ जी और पापा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना नहीं भूले थे। वो तीनों ही एक दूसरे के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। बच्चों की बहस की वजह से बड़े रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहते थे। गलती तो थोड़ी थोड़ी दोनों की ही थी। या हालात ऐसे बन गए थे कि बात बनते बिगड़ती इतनी बढ़ गई। कुणाल दूर खड़ा था, उन सब से मुंह मोड़कर, और भाई तो सबसे नाराज़ होकर पहले ही गाड़ी में जा बैठे थे। सबसे ज़्यादा नाराज़गी अपने पापा से ही थी। इतनी बड़ी बात उससे छुपाई गई। पापा मेरे लिए बिना बहुत सा बड़ा परिवार ढूंढना, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, सब रिश्ते हों, दादी दादा, माँ बुआ पापा ताऊ चाचा चाची, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, ननंद। और जैस्मिन ने चहक कर अपने पापा से कहा। वो भी स्कूल ख़त्म कर कॉलेज में आई हुई थी। पहले भी कई बार ऐसी फरमाइश कर चुकी थी। पापा हमेशा उसके भोलेपन पर हंस दिया करते थे। घर में सबसे छोटी थी तो लाडली थी, और जैस्मिन की अपने पापा तक पहुंच भी थी। वो बड़ी स्पष्टता से हंसी मजाक में अपने मन की बातें उनके सामने रख दिया करती थी, जैसे आजकल काजल रखते देखती थी। अपनी नई बनी फ्रेंड के घर गई, जहाँ उस बड़े से परिवार से मिली थी। उन सबको मिलकर साथ रहते देखकर अति उत्साहित होकर अपने पापा से फरमाइश की। उसकी चाहत ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। अच्छा, और उनको संभालेगा कौन? मैं संभाल लूँगी। घर की बहुएं ही तो संभालती हैं, और इन सब का तजुर्बा। पापा, तजुर्बा तो वक्त के साथ आ ही जाता है। मैं भी सीख लूँगी, एक दिन पक्की हो जाऊँगी। पर बेटा, जितने खुशहाल बाहर से दिखते हैं बड़े परिवार, उतनी ही कुर्बानियाँ भी मांगते हैं, समझदारी की मांग करते हैं। सही वक्त पर सही फैसला लेना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यवहार होता है, उनका स्वभाव अलग होता है। उन सबको मैनेज करना, तालमेल बैठाना और सहन शक्ति को बढ़ाना, उनकी खुशी को ध्यान में रख कर काम करना, शायद कभी कभी अपने मन का भी नहीं कर पाओ। कभी मौन रहना पड़ता है, और भी बहुत कुछ। ये सब कर पाओगी? बिल्कुल पापा, मैं अपनी और परिवार की खुशी के लिए सब कुछ कर लूँगी। और अगर नहीं कर पाई तो फिर आकर मुझसे शिकायत की तो फिर मैं क्या करूँगा? रिश्ते तो बार बार नहीं बनते। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आपको अपनी परवरिश पर एतबार नहीं है क्या? इतनी कमज़ोर नहीं है आपकी बेटी। और अगर वो पापा, आप क्या समझते हैं? मैं बिल्कुल बुद्धू हूँ। मैं बस एक बड़ा सा परिवार चाहती हूँ, एक बड़ा सा घर और बहुत सारी हरियाली। ये मुझे बचपन से ही अट्रैक्ट करते हैं। और पता है पापा, मेरी फ्रेंड के घर में उसकी चार भाभियाँ हैं, और वो इकलौती ननद है। सब एक दूसरे से कितना प्यार करती हैं, और वो कितनी लाडली है। और पापा वहाँ ना। जैस्मिन एक्साइटमेंट के साथ सब बताते जा रही थी। पापा ने बेटी की नादानी समझकर बात हवा में उड़ा दी। धीरे धीरे वक्त भी बीतता गया, और जैस्मिन जो बचपन से हरियाली से आकर्षित होती आई थी, फिर परिवार से जुड़ाव को देखते हुए और जैस्मिन की चाहत और खुशियों को ध्यान में रखते हुए एक दिन उनकी नज़र में उसके मुताबिक रिश्ता भी आ गया। उन्हें जैस्मिन पसंद थी, उसकी जैसी लड़की चाहिए थी। इसीलिए आगे आकर जैस्मिन का हाथ मांगा था। कुणाल के लिए उन्हें जैसी बहू चाहिए थी, जैस्मिन को जैसा परिवार चाहिए था। दोनों एक दूसरे की मांग को पूरा करते थे। जैस्मिन की ख्वाहिश पूरी हो रही थी, और उसके ससुराल वालों की मन की मुराद। आखिर ये संधि हो ही गई। पापा गाड़ी में बैठे अतीत की बातें याद कर मुस्कुरा दी। उनकी बेटी वाकई बड़ी हो गई थी, और समझदार भी। वो अडिग थी, अभी अपने फैसले पे अटल थी। सही वक्त पर सही फैसला लेना कठिन
कठिन तो होता है, लेकिन इंसान की समझदारी भी दिखा देता है। बिटिया सयानी थी, अपनी बातों की पक्की। वो परिवार उसे खुश रख रहा था और वो उस परिवार को। आज भी वो एक दूसरे की मांग को पूरा करते थे। इंसान अपने सुख की कामना करता हो, आगे बढ़ने की चाहत रखता हो, अधिकारों को सबसे ऊपर रखता हो, फिर भी परिवार में आकर व्यक्ति को सुकून मिलता है। और वो सुकून जैस्मिन ने अपने परिवार में ढूंढ लिया था। उसके लिए वो कुछ बातों को झेल भी लेगी और अपने कर्तव्यों के लिए कुछ अधिकारों का त्याग भी कर देगी। वो जो उसके मान को कम ना होने दे, बल्कि और उनके मन में उसके लिए प्यार और इज्जत बढ़ा दे। इंसान का कद किसी के मन में धीरे धीरे बढ़ते जाता है। उसके गुण को देखकर जैस्मिन का ये कदम भी उनके हित में सहायक होगा। पापा इसी में खुश थे। इस बीच में जीजा साला की हुई कहासुनी को भी भूल गए, पर वो नहीं भूला था। उसकी ड्राइविंग में भी इसकी झलकियाँ देखने को मिल रही थी, पर पापा अपने ही धुन में खोए थे और इस बात से उसे ज़्यादा चिढ़ हो रही थी। ये कोई मुस्कुराने का वक्त है? पापा भी ना पागल हो गए हैं? उनका रुतबा देखकर इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं और इन्हें देखो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो बेटे की बसे बसाए घर को देखकर प्रफुल्लित थे। मन गदगद हो गया। आज उनकी एक बेटी की तरफ से सब शंकाएं दूर हो गई। जैस्मिन की ओर से कभी कोई शिकायत नहीं आएगी। वो अपने फैसले खुद ले सकती है। वो मनोस्थिति सबसे खराब होती है जब मन में शंकाएं उठती हों, सही गलत कुछ समझ ना आए, कोई भी डिसीजन लेने की स्थिति में ना हो, तो इसके परिणाम में आखिर दुर्दशा ही होती है। जैस्मिन की निश्चल आँखों में निश्चितता थी। वो जीवन की वास्तविकता से अवगत हो गई थी। अपने जीवन की डोर किसी और को नहीं थामनी चाहिए। जब रिश्ता उन दोनों का है तो निर्णय भी उन दोनों के होंगे, साथ चलने की या अलग होने की। क्या हुआ? जैस्मिन ठीक तो है? माँ ने धीर गंभीर होकर पूछा। पूछो इनसे। कैसी है जैस्मिन? सच बताते हैं झूठ? रोता हुआ देख कर आए हैं उसे? वजह है ये आजकल बातें जो छुपाने लगी हैं। उसने ताना देते हुए इसे कहा। क्या हुआ? ठीक ठाक बताओ मुझे, क्यों परेशानी में डाल रहे हो? माँ ने जैसे पूछा। मैं क्या बताऊँ? पापा से ही पूछिए। आप मेरे पास कुछ नहीं है बताने को। और ये क्या आपको पता था कि उस घर के कुछ लोग कत्ल करके जेल में भी बैठे हैं? जैसे रहा नहीं गया, बाद में बात करते हैं, कहकर माँ पापा के सामने गई। जैस्मिन ठीक थी? हाँ, वो एकदम ठीक थी। बस उनकी कोई ज़मीन का मामला था, उसी सिलसिले में गड़बड़ी हो गई। ऐसी बातें गांव में होती रहती हैं। तो फिर जैस्मिन को क्यों घसीटा गया इसमें? उसे क्या पता इन सब का? तुम परेशान नहीं हो, छोटी मोटी बात थी, उन्होंने हैंडल कर ली। फिर कल पंचायत भी है, यही सही कसर उसमें पूरी हो जाएगी। जय फिर तलक हुआ, वही एक जगह रह गई है मेरी बहन के खड़ा होने की। जब उनकी गलती ही नहीं तो वो क्यों जाएगी वहाँ? आप जैस्मिन को साथ ले आते। कोई नहीं खड़ा कर रहा उसे वहाँ। आदमी हैं उस घर में ये सब संभालने को। पापा ने जवाब दिया। पूछा था मैंने, वो नहीं आना चाहती। कह रही थी एक बार सब नॉर्मल हो जाए तो फिर आ जाएगी कुणाल के साथ। माँ को उत्तर दिया। कुणाल के नाम ने उन्हें कुछ और भी याद दिला दिया। और अपने जरा इन लाडले साहब को समझाइए, आज बहन के ससुराल में क्या करके आए हैं। अब इसने क्या कह दिया? माँ ने जय की ओर देखा। भाविका भी वही मौजूद थी। जय अपना सर हाथों में डाले बैठा था। मेरी कोई गलती नहीं है माँ, सब उनकी गलती थी, और सबसे पहले पापा की। मुझे पहले ही लग रहा था जैस्मिन के लिए वो घर ठीक नहीं है, और ना ही लड़का। ये रिश्ते ही नहीं होनी चाहिए थी। इतनी भी क्या बड़ी बात हो गई? बड़ी बात, अपनी बहनोई की कॉलर पकड़े रखा था उनके ही घर में। कितनी मुश्किल से छुड़वाया हमने इन दोनों को। फिर उसके परिवार के बारे में उल्टी सीधी बातें किए जा रहा था। कोई नहीं बर्दाश्त करता। वो कुणाल ही था जो सिर्फ कॉलर पकड़ कर खड़ा हो गया। अब तक तो कोई तुम्हारा मुंह तोड़ चुका होता। ये क्या किया बेटा? तुम्हारा बहनोई है वो। बहनोई? उसका चाचा आज जेल से कत्ल की सज़ा काट कर आया है। क्या आपको मालूम था ये? या फिर मैं ही इस घर में सब बातों से अनजान हूँ? माँ ने जय की बातें सुनी।
पर ज़्यादा कुछ रिएक्ट ना किया। उनके मन में भी डर था। शुरुआत से ही उन्हें लगता था जय को जब इस बारे में पता चलेगा तो वो मानेगा नहीं। यही सोचकर बड़ी सफाई से वो सब कुछ छुपा गए। आखिर पता चल ही गया। जय ने भाविका की ओर देखा। उसने भी अपनी नज़रें चुरा ली। एक तो आप सास बहू का प्रेम, क्या ही कहने, सब एक दूसरे के लिए लॉयल हैं, पर मेरे लिए कोई वफादार नहीं। उसे कुछ मत कहो, मैंने ही कहा था तुम्हें नहीं बताने के लिए। माँ तपाक से बोली। उनके घर में कलह ना हो जाए। घरों में अक्सर ऐसा ही होता है। जहाँ लगे कि इस बात पर कलेश हो सकता है, औरतें बड़ी सफाई से बातों को छुपा जाती हैं, मानो ऐसी कुछ बातचीत हुई ना हो। देखिए कितने ईमानदार हैं एक दूसरे के लिए। क्या ईमानदारी है। सही किया। तुम्हारा रिएक्शन देख कर तो हमें लगता है कि हम अपनी जगह ठीक थे, जो अब तक तुमको इन बातों से अनजान रखा, वरना तुम पहले ही कोई बवाल कर देती इतनी बड़ी बात पर, और मैं कुछ कहूँ भी ना। ऐसी कैसी उम्मीद कर सकते हैं आप। मुझसे देखा जाए तुम छोटी ही हो, मुझसे एक पीढ़ी का अंतर है। बड़ा हूँ, इसीलिए तुम्हें आराम से समझा रहा हूँ। कई बार जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। आज तुम्हें उनकी गलती लग रही होगी, पर वो सब हालातों के हाथे मजबूर थे, उतने गलत नहीं थे उस वक्त। कभी कभी अपनों को बचाने के लिए भी ऐसे हादसे हो जाते हैं। उनका भी मकसद ऐसा ही कुछ था। उनके परिवार की बातें हैं, जो था वो स्पष्ट था। हमें इन सब के बारे में पता था पापा। पता था तो रिश्ता नहीं करना था ना। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। क्या ऐसे लोगों से एक रट लगा रखी है। हर इंसान का अतीत होता है, उनका भी है। उनकी एक दो पीढ़ी पहले कुछ गलत हुआ हो तो क्या उनके बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे, उनके घर नहीं बसेंगे। गलत दिखता है, ज़रूरी नहीं वो गलत ही हो। अपने परिवार के लिए ऐसे लोग कर जाते हैं। वो उन्मादी सिरफिरे लोग परिवार के लिए क्या कर जाते होंगे। सब कुछ अपनी आन बान शान के लिए कहते हैं। उस घर की तो सभी औरतें मुझे दुखी लगी। मैं बता दूं आपको, कोई औरत खुश नहीं होगी। सबका जी मुट्ठी में रहता होगा। अब कुछ ना हो जाए, अब कुछ ना हो जाए। इतना गुस्सा और ये तेवर, गलती कर जाए मानने तक नहीं। गलती ही क्या, गुनाह करके रौब झाड़ती हैं। कैसे बताया, जैसे देश के लिए मारा हो, परिवार के लिए, वो भी ज़रूरी है। तो क्या कुछ भी करते फिरेंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो जय। तुम इंसान को तो जज कर सकते हो, लेकिन परिस्थितियों को नहीं। कभी कभी हालात हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ सही गलत बाद में सोचा जाता है। पहले किसी की जान बचानी ज़रूरी हो जाती है, और जब जान जोखिम में हो तब सही गलत का फ़र्क हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि ज़िंदा है तो बाकी के पैमाने हैं, और अगर जान ही चली गई तो फिर क्या बच जाता है। उस घर में तुम्हारी बहन सिर्फ तुम्हारी अपनी है। उनके लिए तुम कितना गुस्सा दिखा रहे हो, जबकि कुणाल के लिए पूरा परिवार उसका है। उसे गुस्सा कैसे ना आता। एक बार उसकी जगह खुद को रख कर देखो। और मेरी एक बात गांठ बांध लो, किसी इंसान के लिए जजमेंटल भले ही हो जाना, पर उस स्थिति में पड़े इंसान के लिए नहीं। तब वही इंसान बेहतर फैसला ले सकता है जो उनमें घिरा हुआ हो। और कुणाल ने मेरे हिसाब से बिल्कुल सही डिसीजन लिया। रिश्तेदार एक दूसरे की बाह होते हैं। मुसीबत में वो हमारी मदद करेंगे, हम उनकी। तुम अपने ही हाथ मत काटो बेटा, वो भी गलत फहमियों में गिर कर। एक बार उसकी जगह खुद को रख कर देखना, तब मालूम पड़ेगा कितनी जिम्मेदारियों का बोझ है उसके कंधों पर। पापा ने जय को समझाते हुए कहा। जिम्मेदारियाँ? वाह पापा, कौन सी जिम्मेदारियाँ, कैसी जिम्मेदारियाँ? ये जो उसकी नाक पर गुस्सा रहता है ना, ये जी का जंजाल बन रखा है उसके लिए। ऐसा नहीं है, अगर कुणाल को बवाल करना होता तो वो इस तरह शांति से जैस्मिन को नहीं लाता। हथियार चलाने उसे भी आते हैं, और उसके जिगरे में दम भी है। उन्हीं का सोच कर चुप कर गया और शांति से काम लिया। आपको अब फिर उनका पक्ष लेना है? नहीं, इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। वक्त के साथ तुम भी समझ जाओगी, कहकर पापा अंदर की ओर चल पड़ी। फिर वापस पलटते हैं। एक बात और, आज जो कर कर आए हो ना, उसके लिए कुणाल से माफ़ी मांग लेना। गलती किसी की और माफ़ी मैं मांगूँ? शुरुआत तुमने की थी। शुरुआत तुमने की थी। किसने कहा था उनके परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोलने को? क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे कि कोई हमारे बारे में कुछ कहे? तो हम शरीफ लोग हैं,
उनकी तरह गुंडे बदमाश नहीं। तुम्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम समझा देना इसे। पापा ने माँ की ओर देख कर कहा और अंदर चल पड़ी। माँ और भाविका बस उन्हें देखती रह गई। क्या क्या तो उनसे कहें और क्या जय को कहें। वो खुद कंफ्यूज थी और डरी हुई। जो छुपाया है उसके लिए कहीं उससे ना लड़ पड़े। औरतों का जब गठबंधन जुड़ता है तो तगड़ा होता है। वो एक दूसरे की राजदार होती हैं और बड़ी चालाकी से बड़ी बातें हजम कर जाती हैं। कोई राज फांस मत करना तुम, बड़ी राजदारी से गबन कर जाओ सब, जय ने कहा और अंदर चला गया। कोई फ़ायदा नहीं उन्हें कुछ कहने का। अगले दिन सब पंचायत के सामने खड़े थे। एक और देवी और कुशल का परिवार था। सबसे आगे देवी के ताऊ जी। बात इतनी बढ़ गई थी तो ये होना ही था। दूसरी ओर बलराज जी, भूपेंद्र जी और बंसी थे। कुणाल के बराबर में रेहान खड़ा था और कुणाल के पीछे अभिषेक, अणु, आदित्य और अर्थ। कुणाल ने देवी की ओर देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान दी, मानो उस मुस्कुराहट से बताना चाहता हो कि भाई उसके भी साथ है और उसके ज़्यादा हैं। कल देर रात तक सब पहुंच गए थे। जैसे तैसे खबर हुई बुआ जी को आना था। परिवार के अतीत से वो भी जुड़ी थी। मन तो उनका भी हौल रहा था। कल ही बंसी वापस आया और कल के ही दिन ही ये होना लिखा था। डर तो वो भी गई थी, पर ऐसे समय में खुद संभालना और एक दूसरे को संभालना जरूरी था। दादी ने चाची जी की ओर देखा, जिन्होंने अपने जीवन के अनमोल क्षण बंसी की याद और इंतजार में ही बिता दिए थे। वो पल मोड़ कर कोई नहीं ला सकता था, ना उनकी कोई भरपाई कर सकता था। अब भी उनकी आंखों में आंसू थे। बंसी के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ थी। उन्हें गुस्सा जल्दी आता था और ज़्यादा भी। फिर भी सब एक दूसरे को तसल्लियाँ दी जा रही थी। क्या पता इतने वक्त में वो बदल गया हो। और फिर पंचायत के सामने ऐसा पर पहले भी तो हो चुका था। यही गांव था, यही जगह, यही पंचायत और यही लोग। उन्हीं को कौन टाल सकता है। होकर ही रहती है। बंसी को पंचायत जानने से रोका भी था, पर वो रुका नहीं। पता नहीं इंदु अपनी तकदीर में क्या लिखा कर लाई है। दादी ने बुआ से कहा। अब तक जो उदासी वो अपने चेहरे से छुपाती आ रही थी, आज उनका गुमसुम चेहरा सब कुछ साफ साफ बयां कर रहा था। क्या कर सकते हैं माँ, किसी के जीवन में केवल प्रतीक्षा के क्षण ही लिख दिए जाते हैं। बड़ी बुआ ने चाची की ओर देखकर कहा। वक्त का एक लंबा दौर उन्होंने अपने पति के वियोग में ही सहा है और ये बिछो अब लंबा ना पड़ जाए। उन्होंने अपने जीवन के 20 साल बंसी के नाम कर दिए थे। बंसी की उड़ीक में उनकी बच्चियों के नाम। ईश्वर करे सब कुछ शांति से हो। कुणाल को समझा कर तो भेजा है, अगर बात जारी नामे पर ख़त्म हो तो कह ले। बहुत साल हो गए, अब तो बर्दाश्त होने से भी रहा। 50 सालों से मैं ये झगड़ा देखती आ रही हूँ, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले तुम्हारे बापू इन सब में चल बसे, फिर बलराज ने अपनी लुगाई और बच्चा खो दिया। बंसी ने जेल काटी, अभी भी उनका जी नहीं भरा। कब तक? क्या हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी वो चैन से नहीं जीने देंगे? ऐसी भी ज़मीन का क्या मोह, दोनों ओर कोई नहीं समझता। ज़मीन पर मालिकाना हक हमारा है माँ, वो हमारी धरोहर है। बेईमानी से कब्जा वो करना चाहते हैं, धोखा और फरेब से हड़पना चाहते हैं। धड़ल्ले से गुनाह पे गुनाह उन्होंने किया और अब वो काजल और कल्पना को लेकर जाकर क्या साबित करना चाहते थे कि वो हमसे अधिक ताकतवर हैं और हम कमज़ोर। शायद ऐसा ही कुछ मंशा थी उनकी, जो पूरी ना हो सकी। ये तो अच्छा हुआ जैस्मिन ने हिम्मत दिखाई, वरना बहू और बेटी में क्या अंतर, बात तो एक ही हुई। कुणाल वक्त पर पहुंच गया, ये भी गनीमत है। अब तो नए रिश्तों में खटास आनी शुरू हो रही है। क्या ज़रूरत थी कुणाल को कल जैस्मिन के भाई के साथ तमाशा करने की? सारी गलती कुणाल की नहीं है माँ, जय भी तो। दादी ने हाथ दिखाकर रोक दिया। जैस्मिन आस पास ही थी। वो नहीं चाहती थी उनको लेकर किसी के मन में दुर्भाव पैदा हो। अब जो हो गया वो तो हो ही गया है, बदला और पलटा नहीं जा सकता। जैस्मिन बड़ी मुश्किल से नॉर्मल हुई थी। गलती तुम्हारी ही है देवी, उनकी गलती हो या ना हो, बहू बेटियों पे हाथ नहीं डाला जाता।
हम सब एक ही गांव के बसिंदे हैं। वो किसी के परिवार की इज्जत है, किसी के घर की आबरू है, और ज़मीन के असली और वाजिब हकदार भी वही हैं। तब भी नहीं मान रहे हो? क्यों? अब तो कोर्ट का भी यही आदेश है। एक ही गांव के बसिंदे, देवी ने एक सातिर सी हंसी हंसते हुए कहा। कौन सी? हम तो गांव के हिस्से हैं ही नहीं। हमें तो गांव निकाला मिला हुआ है। हमारा तो घर तक गांव की काकड़ सीमा से बाहर है। तो हम इस गांव में कैसे हुए? ना हम इस गांव के हैं, ना ये काम हमारा। वो सब पर तुम्हारे पुरखों की गलतियों का नतीजा है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अब मैं भी आपकी बात नहीं मान सकता। जो मन में आएगा वो करूँगा। ठीक है, फिर सज़ा भी तुम भुगतोगी, और तुम्हारा परिवार भी। बार बार पंचायत नहीं बैठेगी। हमारी राय यही है, सुधर जाओ। बेहतर होगा तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे परिवार के लिए भी। बाकी आपस में सलाह मशवरा कर लो। कुणाल के परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो गांव का हिस्सा है। ये गांव एक परिवार की तरह है। तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, कोई गलत कदम नहीं उठाना। हमें ज़रूरत नहीं। हम अपनी जिद पर अभी भी अड़े हुए हैं और अपनी जगह जमे हुए हैं। बहुत बेवकूफ़ हो तुम। ज़मीन हमारी है और इसका हक हमें मिल गया है। कुणाल ने देवी के मुंह पे कोर्ट का ऑर्डर मारते हुए कहा। कल फैसले की तारीख थी। सुनवाई पहले हो चुकी थी और फैसला सुनाना बाकी था। एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरकर वो ज़मीन जो कुणाल के पुरखों की थी, उसके हकदार भी वही थे। उन्हें अदालती फरमान मिल गया था। ये देवी से कैसे सहन होता? इन सब के लिए तो उसने ये साजिश रची थी। फिर अब उसे सब हाथ से फिसलता नजर आ रहा था। मैं समझा दूंगा सरपंच साहब, ताऊ जी ने हाथ जोड़कर कहा और अपने दोनों बेटों को चलने के लिए कहा। कुशलो देवी ने सुलगती हुई नज़रों से कुणाल की ओर देखा। उसकी ओर कदम आगे बढ़ाया ही था कि अभिषेक, आदित्य, अर्णव और अर्थ ने भी अपने डग भरे। रेहान भी अपनी जगह से हिला और वहाँ से निकलकर थोड़ा आगे आया। ये जगह सही नहीं थी, इसीलिए देवी और कुशल को अपने पाँव वापस खींचने पड़े। सुधर जाओ और संभल जाओ। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, वरना मेरे लिए तो जगह पहले से तैयार है। जहाँ से आया हूँ वहीं वापस भी चला जाऊँगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदत हो गई है मुझे। ये मत सोचना कि मैं डर गया। बंसी नाम है मेरा। ना पहले डरा था ना अब डरूँगा। तुम्हारा बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो तुम क्या उखाड़ लोगी? ये ना हो कि कल को तुम्हारी बीवी बच्चे बैठकर रोते रह जाएं। बिल्कुल तुम्हारे लिए तो जेल की सलाखें ही सही हैं। चिंता मत करो, बहुत जल्द वापस वहीं पहुंचा दूंगा जहां से आए हो, किसी को मार कर। पहले शुरुआत तुम्हारे बाप ने की थी। एक औरत और उसके अजन्मे बच्चे को मार कर पाप का भागी बन गया था। वो बालक तो निर्दोष था। उसकी क्या गलती? उसने तो अभी इस दुनिया में आकर अपनी आंखें भी नहीं खोली थी। तब भी तुम्हारे बाप ने रहम नहीं किया, और अब तुम हमें निर्मलता का पाठ पढ़ाओगे? निर्लज्ज दुर्भागी अपराधी तुम हो। हमें बस बदला लिया है। बंसी के कहे ये शब्द देवी के कान में पिघले हुए गर्म लोहे से पड़े। क्या इतने बड़े पापी हैं वो? किसी बेगुनाह की जान इस तरह ली हो? उसे तो यही मालूम था कि लड़ाई झगड़े में मौत हो गई थी, लेकिन इस तरह? देवी ने अपने ताऊ जी की ओर देखा। कुशल भी सावधानी से नजरें चुरा गया और देवी ने अपने कानों पे हाथ रख दिए, मानो उसके कानों में अभी वो शब्द पिघले हुए शीशे की भांत रिस रहे हों। वो सुध बुध खो गया। जैसे तैसे वहाँ से घर आया और आते ही अपनी बीवी को सामने देखा तो 7 माह गर्भवती थी। देवी ने सच में बहुत गलत किया। अब तक वो कितना गलत समझता आ रहा था। इंसान को जब और कुछ नहीं दिखाई देता, दुनियादारी समझ नहीं आती, तब वो माँ की गोद की पनाह मांगता है। और माँ ने धीरे धीरे देवी के सामने अतीत के पन्ने पलटने शुरू किए। कितना भयानक और दर्दनाक माजी था उनका, आज रूबरू हो रहा था। ना जाने कैसे अब तक अनजान रह गया। शायद आत्मग्लानि का भाव से त्रस्त कर देता। यही सोचकर उसने सच छुपाया गया। घर के बड़े बुजुर्ग कितने दयालु होते हैं। वो बड़े से बड़ा दुख सह जाते हैं, ये सोच कर कि बच्चों पे कोई आँच ना आए। माँ ताऊ ताई एक अनदेखे अनसुने दर्द के साथ जी रहे थे। इतने साल उनकी कल्पना से परे था। वो जानते थे देवी शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए वो अब तक सच को पर्दे में रखे, उसे ऊँट में छिपा कर रखा। पर क्या हासिल हुआ?
पछतावा और अपराध बोध का भाव जो अब तक उनके हिस्से में था, अब देवी भी उनका भागीदार था। क्या मैं बहुत बुरा आदमी हूँ? ना हूँ ना, देवी ने अपनी पत्नी से कहा। वो छत पर चारपाई डाली, ऊपर तारों से भरे आसमान को तक रहा था। मन में बहुत कुछ चल रहा था, दिमाग खाली सा हो गया था। आज जो कुछ माँ से सुना, उसके बाद उसे अपनी सोच पे पछतावा हुआ और अब तक की अपनी ज़िंदगी भर की कैसी वो दुर्भावना में किसी के विरुद्ध साजिश करके इतने साल काट रहा था। उनकी दुर्गति के लिए उसने खुद को कितना गिरा दिया था, जबकि शुरुआत से ही उनकी कोई गलती नहीं थी। वो सब बस हालातों के शिकार थे और किसी के स्वार्थपन और लालच के। वो भी उनकी पुरानी पीढ़ी की दास्तान थी। सामने से कोई जवाब नहीं आया तो देवी ने पास पड़ी चारपाई पे लेटी हुई अपनी पत्नी की ओर देखा। वो भी आसमान में कुछ ढूंढ रही थी। उनका पति जो खो गया था या उसे कभी मिला ही नहीं था, ये उनका पहला बच्चा था। देवी वापस किन्हीं बुरे से लम्हों में पहुंच गया, किन पलों की शिकार हुई। कितना खौफनाक था वो मंजर। उन्होंने अपनी आँखों से देखा। उसने कसकर आंखें बंद कर ली। मैं बहुत बुरा हूँ ना? शायद नहीं, आप पैदाइशी बुरे नहीं हैं और हमेशा से बुरे नहीं हैं, बस हालातों के शिकार हो गए और गलत फहमियों में गिर पड़ी। लेकिन वो बोलते बोलते चुप हो गई। क्या हुआ? रुक क्यों गई? कह दो जो भी मन में है, शायद मैं संभल जाऊँ। क्या पता तुम्हारे बोल मुझे सुधार दे। आप इसे अन्यथा ना ले। मुझे लगता है आपके भाई ने सब जानबूझकर किया। उनका स्वार्थ और लालच ज़मीन के लिए था और आपका मकसद अपने बाप की मौत का बदला लेना। देखा जाए तो एक गलत है, एक सही। सही कह रही हो, मैं बात कर लूँगा उससे। आप चिंता मत करो, अब और कोई गलती नहीं करूँगा। पहले ही बहुत कुछ गलत हो चुका है। गलती है कि नहीं थी। गलती की शुरुआत भी हमारे घर की ओर से हुई थी। बस बात ये हुई कि आपसे सच छुपाया गया, असल वजह छुपाई गई, जिसके चलते आपने ये सब किया। तुम सच कहती हो, मैं गलतफहमियों और हालात के हत्थे चढ़ गया था, लेकिन मैं अभी ये और नहीं चाहता। मुझ में तो हिम्मत नहीं है कि मैं अपना बच्चा खो कर, तुम्हें खो कर, अपने परिवार को खरोच भी देकर जी पाऊँगा। मैं उस आदमी की हिम्मत की दाद देता हूँ जिससे अपनी सब उम्मीदें पल भर में खो दी थी। पर आज भी वो जिंदा है, जी रहा है। बच्चा आने की खुशियाँ सिर्फ खुशियाँ ही नहीं होती, ये एक आस होती है आगे जीवन जीने की, सुनहरी और चमकदार उम्मीद की किरणें। और उनका यही सपना तोड़ दिया गया। कैसे बिखरा होगा वो इंसान और कैसे खुद को समेटा होगा। टूट कर शायद किरची किरची ही हो गया होगा, फिर भी जी रहा है। इंसान बच्चे नासाम सुनकर ही कितनी सारी एक्सप्रेशन लगा लेता है। कितना हौसला है उस इंसान में जो बिना किसी आस के जी रहा है। देवी का इशारा बलराज की ओर था। तो अब आप क्या करेंगे? उसने देवी की ओर एक हल्की सी नज़र डाली, वापस आसमान की ओर तकने लगी। मैं ये सब ख़त्म कर देना चाहता हूँ। बात अगर माफ़ी पे ख़त्म होगी तब भी मैं माफ़ी मांग लूँगा। मुझ में इतना सब्र नहीं है कि मैं सब कुछ खो कर ज़मीन के पीछे भागता फिरूँ। मुझे परिवार अधिक प्रिय है। देवी ने वैसे ही लेटे लेटे कहा। वो आसमान की ओर झांकते हुए मुस्कुरा दी। इस घर में आने के बाद आज शायद वो पहली बार दिल से मुस्कुराई थी। ये ज़मीन तुम्हारे दादाजी के परिवार की धरोहर है, जन्मजात संपत्ति है उनकी, उन्हें विरासत में मिली थी। तुम्हारे दादाजी और देवी के दादाजी भाई थे, उसी को लेकर आपसी विवाद हो गया था कि मालिकाना हक किसका होगा। बंटवारा करने पर यह ज़मीन हमारे हिस्से में आई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। फिर वही होना शुरू हुआ जो अक्सर ऐसे मामलों में होता है। लड़ाई झगड़ा हुआ और पंचायत हुई, पर बात तब भी नहीं बनी। वो लोग ज़मीन पर कब्जा करने के लिए इकट्ठे होकर आए, लेकिन किसी की संपत्ति हथियाना इतना आसान नहीं होता। अपने खानदानी धन को सिर्फ धन की नज़र से नहीं देखते लोग, आपसे उससे उनकी भावनाएं जुड़ जाती हैं। तुम्हारे दादाजी उन्हें हड़प नहीं कर लेने देना चाहते थे। उसी में उनकी जान चली गई। मैंने बहुत रोका, समझाने की कोशिश की कि हम अदालती रास्ते से इस केस को लें।
इस तरह मसले का हल वही निकालेंगे और वो अस्थायी होगा। लेकिन इतना सब्र किसी में नहीं था। ना उन्होंने मेरी बात सुनी और ना ही हालात उस वक्त ऐसे थे कि हम शांति से बातचीत करें। ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर ये चुप भी हो जाते तब भी वो शांत होकर नहीं बैठने वाले थे। और कुछ तुम देख ही चुकी हो, गुस्सा इन लोगों को भी बहुत आता है। दादी का इशारा कुणाल की ओर था। कुछ गुण जेनेटिक होते हैं, इंसान के स्वभाव में असर आ ही जाता है। वैसे ही उग्रता कुणाल में कुछ कुछ थी। हालांकि दादी और सब औरतों की परवरिश का असर भी था कि वो वक्त पर खुद को कुछ हद तक संभाल लेता था। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में कंट्रोल करना चाहिए। तब भी उस वक्त इंसान खुद पर काबू नहीं रख पाता। कई बार अपना आपा खो बैठता है। सब्र छूटते ही आदमी विवश हो जाता है। फिर गुस्सा इंसान को नियंत्रित करता है, इंसान गुस्से को नहीं। आत्मनियंत्रण एक विधि है जिससे कुणाल ने काफ़ी हद तक खुद को सुधार लिया था। वो संभाल लेता था, पर कई मामलों में उससे भी चूक हो जाती थी। और जैस्मिन के मामलों में कई बार ऐसा हो चुका था। अब तो जैस्मिन ने भी उसे छूट दे दी। शायद धीरे धीरे और वक्त के साथ ये भी ठीक हो जाएं। और फिर एक दिन मेरे जीवन का सबसे काला दिन आया। वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। 32 साल की उम्र थी मेरी। आजकल जिस उम्र में लड़कियां शादी भी नहीं करती, उस समय मैं विधवा हो चुकी थी और मेरे बच्चे अनाथ। उनके सर से बाप का साया उठ चुका था। संभालना पड़ा मुझे खुद को, अपने लिए, बच्चों के लिए, इस परिवार के लिए। मैं अकेली थी, लेकिन मेरे पीहर वालों ने उस बुरे वक्त में बहुत सहायता की। अगर मेरे पिताजी और भाई ना होते तो शायद लोग हमें यहाँ बसने भी ना देते। एक वक्त में मैं भी खड़ी थी भरी पंचायत में इंसाफ के लिए, और वहाँ से भी मेरे हाथ निराशा लगी। इंसाफ हुआ, लेकिन वो हमारे साथ हुए अन्याय का एक चुल्लू भर भी हिस्सा नहीं था। कहाँ न्याय मांगने जाती, उनका बोलबाला था। वो हमसे मजबूत, सब उनकी मुट्ठी में थे। फिर मैंने खुद को मजबूत किया। इस तरह परिवार टूट जाए ये मैं नहीं होने दे सकती थी। बलराज की उम्र 15 साल थी। वो सब में बड़ा था। उसका बोझ भी बढ़ गया। जिम्मेदारियां वक्त से पहले बच्चों को परिपक्व बना देती हैं। उसे भी वक्त के थपेड़ों ने समझदार बना दिया। इस घर को बचाने बनाने और यहाँ तक लेकर आने में उसका बहुत योगदान है। सब बहन भाइयों को संभालने में उसने अपनी जवानी खपा दी, खुद को समय की भेंट चढ़ा दिया। उसका समर्पण और बलिदान कभी नकारा नहीं जा सकता। आज हम हैं तो इसकी वजह बलराज है। उसने हमेशा से काम का ही मुँह देखा है। खुशियाँ उसकी तकदीर में लिखी ही नहीं गई। और जब एक अरसे बाद उसके दामन में कुछ खुशबूदार खूबसूरत पल आने वाले थे, कोई रौनक भी आगे आई, तब भी इसका सबसे पहले सब कुछ छिन गया। तुम्हारी दूसरी ताई और कुणाल मंदिर जा रहे थे जब देवी के बाप ने रास्ते में उनका कत्ल कर दिया। गुस्सा था या उन्माद, सही गलत उसे कुछ नहीं समझ आया, और ज़मीन ना मिलने की खींच उन पर उतार दी। कुणाल तो जैसे तैसे बच गया, पर बंसी ये सब सहन नहीं कर सका। वो गर्भवती थी उस वक्त, और बलराज ने ना अपनी लुगाई बल्कि बच्चे को भी खो दिया, जो अभी उसके हाथों में भी नहीं आया था। बस खबर सुनकर ही दिल खुशी महसूस की थी। लोगों को वो भी ना रास आई। बंसी ने उसे मार दिया और उसी की सजी वो काट कर आया है। अभी उन लोगों को चैन नहीं है। उन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, जबकि हम सालों से न्याय मांग रहे हैं। इंसाफ मिलना तो दूर, इंसाफ की कोई बात तक नहीं कहता। मुझे अपनी ज़िंदगी से एक ही बात समझ आई, दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन तब तक जब तक आपका इससे वास्ता ना पड़े। अगर किसी के धक्के चढ़ गए तो आपका फ़ायदा उठाए बिना नहीं छोड़ते। संवेदना मर चुकी है, दया करुणा सब किताबी बातें हैं। ऐसा लगता है ये लोगों के मन तो क्या दिमाग में भी नहीं आती। नैतिक रूप से जो गलत है गलत ठहरा तो दिया जाता है, पर उसके लिए उसे ठीक करने के लिए आगे कोई नहीं आता। आपकी दुविधा, दुख, दर्द, पीड़ा में भी लोग अपना लाभ हानि का हिसाब किताब लेकर बैठते हैं। अगर उन्हें कुछ फ़ायदा होता मिला तो वो आपकी मदद करेंगे, पर बदले में उन्हें भी लाभ होना चाहिए। नुकसान कोई नहीं उठाता, बस कुछ लोगों को छोड़कर
जो आपके दिल के करीब होते हैं, आपके खून के रिश्ते। और वक्त के साथ आजकल तो कहीं कहीं उनका भी कत्ल होता देखा जा रहा है। फिर धीरे धीरे भूपी और बंसी समझदार हुई। बेटी और बेटों का घर बसा। ऐसा लगा मैंने ज़िंदगी का एक पड़ाव सफलता से पार कर लिया। लोगों ने और बुरे समय ने इन्हें समझा दिया। ये सब एक दूसरे की ताकत बनी और मजबूत बनकर दुनिया के सामने आए। ये दुनिया भी ठरके पे चलती है। ये जो घर बार बार देखती हूँ, ये सब बस इन्हीं सालों में बना है। वो कच्चे पक्के से मकान जो हैं, वहाँ मैंने अपने जीवन का लंबा वक्त गुजारा है। मेरी भी भावनाएं बच्चों ने समझी। उन्हें ढहाया नहीं बल्कि रहने दिया। शायद उन्हें भी अपने पिताजी बनावट से आज भी प्रेम है। शायद उन्हें भी अपने पिताजी की बनावट से आज भी प्रेम है। दादी जैसे तैसे जैस्मिन को वास्तविकता से अवगत करा रही थी। जैस्मिन के रोंगटे खड़े हो रहे थे। कौन कहता है औरत कमज़ोर होती है? दादी का संघर्ष देखें या चाची की प्रतीक्षा, ताई जी का त्याग या माँ का विलास हृदय, जिन्होंने अपने बच्चों को सब में बांट दिया, कभी इकलौता अधिकार नहीं जमाया। आज वो जान रही थी औरत केवल भावनात्मक रूप से मजबूत नहीं होती, वो घर परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पूरी मड़क के साथ उठा सकती है। उसी रौब और रुतबे के साथ जैसे दादी ने किया। कभी परिवार के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। माँ बाप भाई बहन बस कुछ एक रिश्ते हैं जो शायद निस्वार्थ और आत्मिक भावना पर टिके हैं। बाकी सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से स्वार्थ से बंधे हुए हैं। कल जब तुमने अपने पापा और भाई के साथ नहीं जाने का फैसला किया, अपना घर मानकर, हम लोगों पर विश्वास रखकर यहाँ रुकने का फैसला किया, मेरे मन को तसल्ली हुई। मेरा निर्णय गलत नहीं था तुम्हें इस घर की बहू बनाकर लाने का। जिसने रिश्ता करवाया था उसने कहा था जो गुण मैं अपनी बहू में देखना चाहती हूँ वो तुम में है, धीरज और सब्र। कुछ काम बेटा बस इन्हीं के बलबूते होते हैं और तुम बहुत हद तक इसमें कामयाब हुई हो। घर इसी के जरिए बसते हैं। एक दिन कुणाल तुम्हारी भावनाओं को पूरी तरह समझेगा। वो मन से कदर करेगा तुम्हारी, ज़रूर करेगा। बस तुम तब तक धैर्य का दामन मत छोड़ना जो सिरा थाम लिया है। उसी के सहारे चलती रहो। मैं भरोसा दिलाती हूँ वो बदलेगा, पूरी तरह बदलेगा और तुम्हारा ही होकर रहेगा। मैं कभी नहीं चाहती इस घर में कोई और कैलाशी देवी बने जिसे मेरी तरह इस तरह संघर्ष का रास्ता चुनना पड़े। ना मैं चाहती हूँ कोई हिंदू बनकर अपनी ज़िंदगी काटे जो इतने लंबे अंतराल के बाद अपने पूरे परिवार को अपनी आंखों के सामने देख पाए। मैं चाहती हूँ तुम सब बच्चे साथ रहो मिलजुल कर हमेशा। यदि इतना कर पाओगी तो मेरा ये त्याग सफल हो जाएगा। बस इतनी ही उम्मीद करती हूँ तुमसे। एक दिन भी वो भी ज़रूर समझेगा। लड़की भी कभी कभी असुरक्षित महसूस करती हैं कि उन्हें कोई उनके परिवार से दूर ना कर दे। यही भावना उन्हें ज़्यादा कठोर बनने पे मजबूर कर देती है। वो समझ ही नहीं पाती कि हमेशा ऐसा नहीं होता। कुणाल ने इस परिवार के हर उतार चढ़ाव को अपनी आंखों के सामने होते देखा है। वो बस इसे एकजुट करके ही रखना चाहता है। इन सब में शायद तुम्हारे साथ वो कभी कभी नाइंसाफ़ी भी कर जाता होगा, पर उसका मकसद ये नहीं है कि वो तुम्हें कम या हम में से किसी को ज़्यादा समझता है। वो बस अपने फर्ज के रास्ते से नहीं हटना चाहता। तुम अगर इस पर उसके साथ चलोगी तो उसे आसानी होगी और तुम हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहोगी। ये बंधन जो होता है विवाह का बहुत मजबूत होता है। अगर दोनों लोग इसकी अहमियत समझ जाते हैं तो जीवन सरल हो जाता है। एक मजबूत दंपत्ति परिवार बनाते हैं और मजबूत परिवार एक सुदृढ़ और सुगठित समाज। ये समाज नामक पहिया इसी पर आधारित है, परिवार पर निर्भर करता है। वरना शादी टूटने में आजकल कहाँ वक्त लगता है। जो है सब तुम्हारे सामने है। बस दो लोगों पर निर्भर करता है वो अपने रास्ते को कैसे लेकर चलना चाहते हैं। इसमें एक दूसरे की कमियों को कभी कभी ढका भी जाता है और कभी कभी सुधारा समझाया भी जाता है। बस तुम एक दूसरे की इसी तरह प्रतिमूर्ति करते रहना। मैं तुम्हें लिख कर दे सकती हूँ, तुम दोनों कभी भी धोखा नहीं खाओगी। दादी ने जैस्मिन का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा।
जैस्मिन दादी की बातें बड़े इत्मीनान से सुन रही थी। एक ज़माना देख कर वो आज इस स्थान पर बैठी है। क्या कुछ नहीं सहा होगा, लेकिन एक बात समझ में आई। परिवार अगर एकजुट रहता है तो बड़ी से बड़ी परेशानी का सामना किया जा सकता है। ये परिवार उनकी ताकत था और बच्चों में भी ये संस्कार कूट कूट कर भरे थे। आज उसे कुणाल कहीं गलत नज़र नहीं आ रहा था। भले ही उसने कभी उसे शाब्दिक संतावना नहीं दी होगी, लेकिन वो इस रिश्ते की कसौटी पे खड़ा था। एक अच्छे इंसान के तौर पर वो कहीं विफल नहीं हुआ। वो अपनी गलतियों से अच्छी तरह वाकिफ था, जानता था, समझता था, माफ़ी भी मांग लेता था। बस कुछ बातों का उसे एहसास ज़रा देर से होता था। उसने परिवार में सबको बराबर समझा, बस प्रायोरिटी पर उसे रखा जिसे उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। तभी तो उस दिन कल्पना और काजल को ऐसे ही छोड़कर वो जैस्मिन के लिए भाग खड़ा हुआ था, जबकि उनकी भी कैसी हालत थी ये जैस्मिन से छुपी नहीं थी। माँ ने जब उसे बताया था तब अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाई थी, पर अब दादी की बात सुनकर वो खुद पर नाज कर सकती थी जो उसने राई का पहाड़ नहीं बनाया। सच में घरों में ऐसी बातें होती रहती हैं और ये उसका घर था। इसे वो जरा सी बात पर छोड़ कर नहीं जा सकती थी, अपने फैसले पर टिकी थी। दोस्तों, आज का ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और पिछले चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। प्लीज़ अच्छी लगी हो आज की चैप्टर तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।